जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने डीके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आपको बता दूं, जो युक्ति पब्लिकेशन की श्रृंखला चल रही थी उसमें उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। किस सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ तो आपको बता दूं, ये जो भारतीय संविधान था या राज व्यवस्था, उसका ये 5वां या अंतिम पार्ट है। और इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं और इसके पिछले सेशन को पूरा देख लेते हैं तो इस 5वें पार्ट में लगभग कोई 40 मिनट का, कोई 50 मिनट का है। ये देख लेते तो आपकी जो संविधान की समस्या वो पूरी तरह से खत्म होने वाली। किसी भी परीक्षा की तैयारी करो सबके लिए ये जो है रामबाण साबित होने वाला है। तो प्यारे साथियों, लास्ट तक बने रहें। और आपको बता दूं इसमें से क्या हो चुका है। देखिए, हिस्ट्री पहले ही अपलोड है, इसमें 25,000 क्वेश्चन। इतिहास की वीडियो सभी पहले से अपलोड हैं। और उसके बाद हमारा क्या चला, संविधान चला। संविधान में कहाँ तक हो चुका है, देखिए 29 चैप्टर तक हो चुका। आयोग 28 तक होते। आयोग और परिषदों के बारे में बात करना है। और कहाँ तक, तो यहाँ पर संविधान संशोधन और एक चैप्टर इधर पंचायती राज व्यवस्था 39। आज मैं इतना टॉपिक कवर करना है, 29 से लेकर 10 टॉपिक इसमें शामिल किए जा रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक बने रहें। नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है प्यारे साथियों, तो वो आपको बता दें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, देखिए विज्ञान भी पहले से अपलोड हो चुका है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा खेल कूद और कंप्यूटर से संबंधित होने वाला। तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलें। और ये पूरा मैं बुक कंप्लीट कराऊंगा, ये देख लीजिए पूरा सब कुछ। और उसके बाद जो है सामान्य ज्ञान से जितने भी बनते हैं सभी मैं इसको रिपीट कराऊंगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। पिछले सेशन में हम सब ने जो है आयोग और परिषदों से ही वाइंड अप किया था, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे साथियों, इत्मीनान से बैठ जाइए, ईयरफोन लगा के या ब्लूटूथ जो भी आपके पास उपलब्ध हो, फिर पढ़ना स्टार्ट कीजिए। चलते हैं। पहला क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो आप बताओगे राष्ट्रपति के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। वहीं कहा जाए सामान्यतया किसी क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्षता कौन करता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री जो है क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून के द्वारा, इसको सृजित किया गया, बनाया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन से संबंध में किस वर्ष किया गया था, तो बताओ 1956 में क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो 263 के तहत इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संवैधानिक प्रावधान द्वारा किया गया है, ये याद करके रखना है, गैर संवैधानिक नहीं, संवैधानिक है। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई, तो आप बताओ 28 मई 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। प्यारे साथियों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कर। मैं देखता हूँ वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन लाइक कोई नहीं करता। और जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर जरूर किए, इतना आप हमारी हेल्प तो कर ही सकते हैं। आप योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, तो आप बताओ कि वित्त आयोग योजना आयोग से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। योजना आयोग के संघवाद को निरस्त कर दिया, यह कथन किसने कहा, तो अब तो अशोक चंद्रा ने कहा था। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो आप बताओगे 15 मार्च 1950। लेकिन अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग है, लेकिन हम नीति आयोग को एक अलग सेशन करके पढ़ेंगे। प्यारे साथियों, बने रहें, आपको जरूर इसका फायदा मिलने वाला है। कहा जाए योजना आयोग की स्थापना कब हुई प्यारे साथियों, तो क्या बताओगे आप। योजना आयोग की स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को हुई थी। कोई सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसे दी जाती है, तो योजना आयोग को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी जाती है। अभी परेशान हो कि नीति आयोग के बारे में भी बात होगी। योजना आयोग है तो एक परामर्शदात्री जो है संस्था क्या है, योजना आयोग है। योजना आयोग का स्वरूप क्या है, तो परामर्शदात्री के रूप में कहा जाता है। 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से, ये गैर संवैधानिक संस्था, ये आपको याद करके रखना है। 1950 में योजना आयोग का गठन किसके संकल्प के द्वारा हुआ, तो संघीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा हुआ था। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। योजना आयोग किस क्षेत्र में कार्य करता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करता है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो बहुत ही लंबी नहीं होगी, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक नेतर संस्था है, तो आप क्या बताओगे, योजना अधिकार। संवैधानिक मतलब संविधान में जिसका उल्लेख नहीं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है क्योंकि इसमें संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं। वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग हो, देखिए बात हो, नीति आयोग होगा। देखिए मिल गया ना आपको। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक अंग नहीं है, तो आपको बता दूं योजना आयोग या नीति आयोग संवैधानिक अंग नहीं है। निम्नलिखित कौन सा संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है, तो तभी बताएंगे आप योजना आयोग या नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री, करंट प्रधानमंत्री होता है, जो उस समय प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं, केंद्र और राज्य के मध्य
वित्त का विभाजन यानी पैसों का विभाजन कौन करता है? तो बताओ वित्त आयोग करता है, केंद्र और राज्य के बीच पैसे का विभाजन। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए? तो 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। पंचवर्षीय योजनाओं की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो आप बताओगे योजना आयोग के पास होती है, लेकिन अब नीति आयोग का हो गया है। योजना आयोग का प्रमुख कार्य योजना की तैयारी करना एवं उसको कार्यान्वयन करना जो है योजना आयोग की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो बताओ प्रधानमंत्री। बात हो चुकी है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री जब कहेगा तब भी। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के समक्ष उसको दर्जा प्राप्त होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष आप बताओगे प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन देता है, तो आप बताओगे कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? अंतिम अनुमोदन देता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदों को अंतिम रूप कौन स्वीकृत करता है? योजना आयोग करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे? तो पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन से है। चलते हैं भारतीय पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप अनुमोदित कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ये भी एक संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधानेतर मतलब संविधान में इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। इसके सदस्य सभी राज्य के जो है मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, तो राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रीय विकास के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के निर्धारण हेतु योजनाओं का निर्धारण सुनिश्चित करना होता है। वित्त आयोग क्या है? तो एक पंचवर्षीय निकाय है वित्त आयोग और एक संवैधानिक संस्था है। कैसे? तो वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति बताओगे तो राष्ट्रपति ही करता है। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए? देखिए एक बार और भी आ चुका, तो 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के बाद? तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। प्यारे साथियों बने रहना है आपको। वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो है राजस्व का वितरण करना क्या होता है? इसकी जिम्मेदारी होती है। केंद्र और राज्य के बीच यदि कहा जाए राजस्व वितरण का मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? वित्त आयोग ही निभाता है। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार भी किसके पास है? तब भी बताओगे राज्य को कितना कर देना है, केंद्र को कितना कर देना है, ये सब वित्त आयोग ही जो है निर्धारित करता है। नेक्स्ट है भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध किससे है? तो बताओगे राज्य और केंद्र के बीच वित्त संबंध से है। वित्तीय के वितरण से कह सकते हो। भारतीय राष्ट्रपति के विशिष्ट केंद्र राज्य के राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो आप क्या बताओगे? वित्त आयोग के द्वारा। वित्तीय सुझाव कौन देता है? तो वित्त आयोग ही देता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन के प्रावधान के बारे में बात किया गया है। वित्त आयोग के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त यानी कि टोटल 5 होते हैं। और कितने सदस्य होते हैं? तो बताओगे 4 सदस्य होते हैं। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो बताओ KC नेगी है। और 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप बताओगे डॉक्टर C रंगराजन है। चलते और इस समय कौन है? तो आप बताओगे 15वें के कौन है? तो NK शर्मा है। आपको याद करके रखना है। NK सिंह शर्मा नहीं, NK सिंह है। नेक्स्ट है कौन सा प्राधिकरण भारत के समेकित निधि के राज्यों को राजस्व का सहायता अनुमोदन देने के लिए सिद्धांत अनुशंसा करता है? तो बताओ वित्त आयोग करता है। अखिल भारतीय ये कहा जाए अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत? 312 के तहत अखिल भारतीय से UPSC का गठन किसके तहत? तो आप बताओगे 312 के तहत है। किस अनुच्छेद पर लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान करता है? तो 311 के तहत लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है। प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसका बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलने वाला, बहुत चीज़ें भी मिल रही हैं आगे आपको। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 2/3 बहुमत से राज्यसभा के द्वारा जो है किया जा सकता है। इसमें राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब? मार्च 1954 में किया गया था। भारतीय पुलिस सेवा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ? तो बताओ हैदराबाद में है। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया तो बताओ लॉर्ड लिटन द्वारा जो है सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया था। अखिल भारतीय सेवा का गठन कब किया? किसके द्वारा? तो बताओ संसद के द्वारा किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा IS और IPS समाप्त करने की सिफारिश किसने की? तो राज मदार आयोग ने जो है IPS और IS सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित? तो बताओगे 312 में संघ लोक सेवा यानी UPSC के बारे में बात किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 9 सदस्य होते हैं इसमें से। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो वो होता है। चलते हैं
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितनी सैलरी मिलती है? तो 2.5 लाख रुपए सैलरी मिलती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य त्यागपत्र किसको देंगे? तो आप राष्ट्रपति को देते हैं त्यागपत्र। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य गणों को साबित कदाचार के आधार पर, असमर्था के आधार पर कौन पदमुक्त कर सकता है? तो बताओगे राष्ट्रपति पदमुक्त कर सकता है। यदि कहा जाए 14वें वित्त आयोग की समाप्ति कब हुई? तो आप क्या बताओगे? 2015 से 20। लेकिन इस समय कौन चल रहा है प्यारे साथियों? तो इस समय 15वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है, आपको याद करना। भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बताओ पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री ही करता है। वित्त आयोग कैसी संस्था है? तो बताओ वित्त आयोग क्या है? यहाँ संविधान इतना लिखा है, लेकिन संवैधानिक आयोग करना है आपको, इसमें तो गलत लिखा हुआ है। संवैधानिक संस्था है। किस संवैधानिक पदाधिकारी को उनके पद से हटाया? महाभियोग प्रक्रिया से नहीं, आवश्यक नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संवैधानिक महाभियोग प्रक्रिया जैसी कोई प्रक्रिया नहीं लगाई जाती है। अब नए राज्यों का गठन कब कब हुआ? तो ये आपको देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश का 1953 में, महाराष्ट्र का 1960 में, गुजरात का 1960 में और नागालैंड का 1963 में, हरियाणा का 66 में, हिमाचल प्रदेश का 61 में, मेघालय का 72 में, मणिपुर और त्रिपुरा कितना? 72 में। चलते हैं सिक्किम का बताएंगे आप। सिक्किम का 1975 में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का 1987 में गठन किया गया। छत्तीसगढ़ रिछौज का सन 2000 में और तेलंगाना का सबसे लास्ट में 2014 में, 2 जून 2014 को जो तेलंगाना का गठन किया गया। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। आंध्र प्रदेश का विघटन कर देश का नया राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब निर्वाचन आयोग के बारे में बात होने जा रही है। 30वां चैप्टर हम पहुंच गए हैं प्यारे साथियों। तारकुंडी समिति या गोस्वामी समिति का संबंध किससे? तो चुनाव आयोग चुनाव व्यवस्था में अमूलचूल सुधार से संबंधित है। भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन से पद्धति से देन है? तो बताओ ब्रिटेन की देन है निर्वाचन पद्धति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन के आयोग का गठन वर्णन है? तो बताओ अनुच्छेद 324 के तहत जो है निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय जैसी संस्थाओं का कौन सा लक्षण समान है? वह सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। परसीमंस आयोग का पदेन अध्यक्ष तो मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता है। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता से निर्वाचन आयुक्त पद नियुक्त किया? तो 1989 में। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता? तो चुनाव आयोग ही देता है। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? समय पूर्ण होने से पहले जब लोकसभा भंग हो जाए तो उसे मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार का प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। 51 में शुरू हुआ था लेकिन कंप्लीट 1952 में हुआ था। पहली बार महिलाओं का मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 में पहली बार मताधिकार प्राप्त हुआ था। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने का तो बताओ 18 साल हो जाता है। पहले 21 साल था, राजीव गांधी ने जो है इसको 18 वर्ष कर दिया। नेक्स्ट, भारत में मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दिया गया? तो 1989 में कर दिया गया था। चलते हैं, भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित सीमा कितनी है? तो 18 वर्ष होती है। चुनाव के समय किसी चुनाव प्रचार कब बंद कर दें? तो मतदान होने से 48 घंटा पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने परिस्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना अनिवार्य है? तो 7 दिन के अंतर्गत जो है दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना अनिवार्य है। मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो 2.5 लाख रुपये मिलता है। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो बताओगे 2,25,000 जो है वेतन मिलता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले। देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितना 6 वर्ष या 65 वर्ष और अन्य निर्वाचन आयुक्त की 6 वर्ष या 62 वर्ष आपको याद रखना। दिनेश गोस्वामी चुनाव समिति का सिफारिश की थी लोकसभा चुनाव में सरकारी निधि को जो है वितरण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर साथियों। भारत में मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत में संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान जो है अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। निर्वाचन आयोग की पदावधि कितनी होती है मुख्य निर्वाचन आयोग की? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष
जो भी पहले हो जाना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखो दोनों में अंतर है, पूरी नहीं, पहले होना चाहिए था। ये इसमें ये वाला सी लगा हुआ, से गलत नहीं होगा प्यारे साथियों, ये आंसर डी वाला ही करेक्ट होगा, उसमें आंसर देना ध्यान दीजिएगा। केंद्र राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से 18 कर दिया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में ऐसा किया गया था, राजीव गांधी की सरकार ने किया था। किस संविधान संशोधन में मतदान 21 से 18 कर दिया गया? तो आप बताओगे तब भी वही है, कितना? 61वें संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध किया गया है? तो निर्वाचन आयोग में किया गया। कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत? तो बताओगे ये एमसीक्यू फॉर्म में आया रहा होगा, उसको इस तरह किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा निर्वाचन आयोग के संपादित किया जाता है? तो बताओगे स्थानीय निकायों का चुनाव जो है निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। अन्य निर्वाचन आयोग को त्याग पत्र किसे? राष्ट्रपति को देंगे। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधार से है। निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है उम्मीदवारों का चयन करना, जो है पार्टी का काम होता है। नेक्स्ट है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति उनके पदच्युत करने का अधिकार किसके पास? तो बताओ राष्ट्रपति के पास होता है। निर्वाचन आयोग की सेवा शर्त का कार्यकाल निश्चित करता है, तो संविधान निश्चित करता है कितना उनका कार्यकाल होगा, कितना सेवा होगा, सब कुछ संविधान में उल्लिखित है। नेक्स्ट है, लोकसभा और विधानसभा की चुनावी प्रत्याशी का जमानत जब्त हो जाती है जब वह कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। मतलब 60 वोट हैं, 60 में से 10 भी नहीं पाता, तो उसका मतदान जमानत जब्त कर ली जाती है। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव आयोग कब प्रारंभ हुआ था? तो 1997 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। अब केंद्र तथा राज्य के संबंध के बारे में बात होने जा रही है प्यारे साथियों, बने रहे वीडियो में, फायदा आपको बहुत ज़बरदस्त इससे मिलेगा। संघ राज्य सूची या समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? रिवीजन पर्पज से बहुत जबरदस्त वीडियो, तो आप बताओ 7वीं अनुसूची बताना है आपको। सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध किससे? केंद्र तथा राज्य के बीच संबंधों से है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य के 1971 में राज्य मंडार समिति का गठित किया गया था, तो बताओ तमिलनाडु के सापेक्ष किया गया था। तमिलनाडु केंद्र राज्य के संबंध में विवाद हुआ था, उसके तहत इसका गठन किया गया था। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां और कार्य कितनी सूचियों में? 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियों में विभक्त किया गया है। केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण के लिए भारत के संविधान की 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण का विनियमित करते? तो अनुच्छेद 245 और 246 के तहत। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती है? तो बताओ केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियों के विषय पर कानून कौन? संघ बनाता है, यानी केंद्र ही बनाता कह सकते हैं। नेक्स्ट है, किन परिस्थितियों संसद द्वारा सूची के विषयों पर कानून बना सकता है? जब अंतर्राज्यीय संधि और समझौतों को लागू करना है, तो राज्य सूची के विषय पर जो है कानून केंद्र बना सकता है। क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेश राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है? तो नहीं ले सकता है, केंद्र ही ले सकता है। नेक्स्ट है, सरकारी आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए? तो केंद्र तथा राज्य के संबंध में। केंद्र राज्य संबंधों के विचार के लिए सरकारी आयोग का गठन 1983 में किया गया था। प्यारे साथियों बने रहें, बहुत जल्दी सेशन खत्म होने वाला है। भारतीय संविधान के अवशिष्ट शक्तियां किसके? संघीय सरकार को दिया जाता है, केंद्र के पास होती है। समवर्ती सूची के लिखे गए विषयों का अधिकार किसके पास होता है? केंद्र। राज्य भी उस पर बना सकता है, केंद्र, दोनों कानून, लेकिन ये दोनों बनाते हैं तो केंद्र का ही लागू होगा इस पर, ये याद रखना है आपको। चलते हैं, पंचायती राज विषय किसका है? तो आप बताओ राज्य सूची का विषय पंचायती राज व्यवस्था। भूमि सुधार विषय किसके अंतर? राज्य सूची। आर्थिक नियोजन किसका? समवर्ती सूची। विषय समवर्ती सूची में शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय है, आप समझ सकते। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का उल्लेख नहीं, गैस का जो है संसूची में कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत वन को जो है 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय के बारे में उल्लेख। वन क्या है? तो बताओ राज्य सूची का विषय है। पुलिस क्या है? राज्य सूची का विषय। कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट? जनगणना संघ सूची का विषय है। शिक्षा की सूची? शिक्षा शास्त्री समवर्ती, आपको याद करना, सा और सा आपको याद कर लेना है। कौन सा राज्य सूची में नहीं आता? सुरक्षा राज्य सूची के में नहीं आता, लेकिन पुलिस जो है राज्य सूची का विषय। सुरक्षा जो है केंद्र वाली बॉर्डर सुरक्षा कह सकते हो, ये केंद्र सूची के साथ। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय किसका? समवर्ती सूची, यानी बीमा वगैरह कंपनियां समवर्ती सूची में आती हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है
समवर्ती में राज्य सूची समवर्ती, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है समवर्ती सूची में लाया गया। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है, तो बताओ राज्य सूची का। रेलवे पुलिस, देखिए रेल पुलिस आप सुनते केंद्र का विषय नहीं, राज्य का विषय है। चलते हैं, विवाह संविध श्रम कल्याण बीमा आर्थिक सामाजिक योजना जैसे किस सूची के विषय, तो आप बताओगे समवर्ती सूची के विषय हैं। चलते हैं, मुद्रा परिरक्षा बैंक प्रादेशिक मामले डाक तार नागरिकता आदि किस विषय के, तो संघ सूची। नागरिकता जो है संघ सूची के विषय है। पुलिस न्याय स्थानीय सुशासन स्वास्थ्य कृषि सिंचाई आदि किस सूची के, तो आप बताओगे। देखिए स्वास्थ्य शिक्षा कृषि ये सब किसके, राज्य सूची के विषय। कुछ क्वेश्चन इसके बारे में आ रहा है तो उसको भी देख लेते हैं। विधायी शक्तियों केंद्र राज्य के मध्य वितरण, तो बताओ कि किसका उल्लेख हुआ, सातों अनुसूची में बात किया गया केंद्र राज्य सूचियों के विषय के बारे में, तीनों सूचियों के बारे में सातों अनुसूची में। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य के विधायी संबंध किस में है, तो बताओगे किस अनुसूची में है, तो बताओ सातवीं अनुसूची 9वीं अनुसूची। केंद्र और विधायी संबंध क्या, केंद्र राज्य के विधायी संबंध किस भाग में, तो आप बताओगे 11वें भाग में है। सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध किससे, तो केंद्र तथा राज्य के बीच पारस्परिक संबंध से है कि सरकारी आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैसा। नेक्स्ट है, विधायी शक्तियों का संघीय समाविष्ट भारतीय उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसको है, तो बताओगे संसद को। किसी का भी अधिकार बढ़ाना हो तो संसद को ही अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भाग पर लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। कोई भी कानून बना सकती है, भाग को राज्य की सीमा में प्रस्तुत करना हो या राज्य के नाम में प्रस्तुत करना हो। केंद्र राज्यों के बीच संवैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है। अवशिष्ट शक्तियों का अधिकार वो अधिकार जो किसी भी सूची में नहीं है, वो अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। केंद्र राज्य के संबंध में एक कारण रहा है तो राज्यपाल का पद। केंद्र राज्य के संबंध का विवाद एक कारण रहा तो राज्यपाल का पद जो हमेशा विवादित रहा है। सरकारी आयोग का रिपोर्ट संबंधित है, बताओ योजना आयोग किस शक्तियों से है। चलते हैं, रेलवे भारतीय संविधान की किस लिस्ट में, केंद्रीय लिस्ट का विषय रेलवे, लेकिन रेलवे पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय, ये याद करना है आपको। हमारे संविधान के में आर्थिक नियोजन किसमें, समवर्ती सूची का। देखिए अब राजभाषा से क्वेश्चन आ रहे हैं पैसा, इसको देखते हैं। फिर संविधान की कौन सी अनुसूची क्षेत्रीय भाषाओं के उल्लेख है, तो 8वीं भाषाओं में जो है लैंग्वेज। अब कैसे आपके लैंग्वेज, आप देखिए लैंग्वेज कुल कितने में से 1 2 3 4 5 6 7 8 लैंग्वेज में 8 अक्षर है, तो ये किस भाग में, तो बताओ 8वीं अनुसूची में। आपको ऐसे याद कर सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी, आप बताओ 22। मूल संविधान में कितनी, आप बताओगे 14 भाषाएं थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, तो 343 से 351 में है। भारत की राजभाषा क्या है, तो बताओ हिंदी है। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त की गई, तो हिंदी को प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी की राजभाषा बनाया गया, तो अनुच्छेद 343 के तहत जो है 343 के आई के तहत जो है हिंदी को राजभाषा, ये आई याद कर लेना, 343 में कहीं रहता है तो आई या 9 कह सकते हैं। हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग की अनुमति जो अनिश्चित काल के लिए किया गया है। किस भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया जाता है, तो राज्य के विधानमंडल द्वारा जो है प्रयुक्त किया जाता है। विधानमंडल में विधान परिषद आता है और वहाँ का विधानसभा आता है। किसी राज्य के उर्दू की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया था, तो जम्मू कश्मीर तथा 3 जगह एक अंगीकृत किया गया है। एक उत्तर प्रदेश है, बिहार और जम्मू कश्मीर है। डोगरी भाषा किस राज्य की बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में डोगरी बोली जाती है। सिंधी को संवैधानिक संशोधन 8वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया था, तो बताओ 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 343 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था 1995 बीजी खेर आयोग की अध्यक्षता में किया गया था। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो 19 बीजी खेर थे। प्यारे साथियों बने रहें, वीडियो बहुत जल्दी खत्म हो रही है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यवस्था की गई थी, प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा का पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो 385 में कहा कि प्राथमिक शिक्षा जो है मातृभाषा में ही दी गई है 385 में, लेकिन अब प्राथमिक शिक्षा भी अंग्रेजी मीडियम हो गई है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के बोडो डोगरी संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश है, तो आप क्या बताओगे, 92वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था।
92 में किया गया था। ये 4 भाषाएं BDMS आपको याद रखना, BDMS ये 4 भाषाएं कब जोड़ी? 92 संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। भारत के किस राज्य को उर्दू का प्रथम राजभाषा बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में प्रथम उर्दू भाषा, और उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। 8वीं परिशिष्ट संबंध किससे है? तो बताओगे 8वीं अनुसूची किससे? तो बताओगे भाषा से है। भारतीय संविधान की कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं? तो 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा जो है सन 2002-3 में शामिल की गई? तो संथाली जो है शामिल की गई थी। BDMS बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत की व्यवस्था की गई कि शिक्षा को प्राथमिक स्तर में मातृभाषा का शिक्षा पर्याप्त सुविधाओं और करने का प्रयास करेगा? तो 350 के ए में कहा गया है। 350 के ए का जो है, तो इसमें ए और का कहाँ? तो आप बताओगे ऑप्शन सी में करेक्ट हो जाएगा। पर 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं कौन सी? तो 18 नहीं, इसमें 22 होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसमें 18 नहीं 22 होना चाहिए था, ये है ही नहीं, इसमें 22 आपको लगाना है। 92 संविधान इसमें देखिए सब गलत लिखा हुआ, 22 हो गई है 18 का। अभी देखो पीछे में 22 बताया है, इसको आप छोड़ दीजिए, सिर्फ 22 हो गई हैं। आपात उपबंध के बारे में बात हो रही है से। तो भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का विचार किया गया? तो 3 प्रकार की। अभी तीनों की बात होगी। राष्ट्रीय आपात होता है, एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपात, 3 की बात होगी। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की बात हो गई? तो राष्ट्रीय आपात 352 के तहत की गई है, और वित्तीय आपात 360 में, जबकि राष्ट्रपति शासन जो है 356 के तहत। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब लगा था? तो 26 अक्टूबर 1965 में, जब चीन का युद्ध हुआ था, पहली बार लगा था। देश में दूसरी बार कब? 3 दिसंबर 1971 में हुआ था, जब भारत और ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है कि राज्य में राज्यपाल का शासन होगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद कृत्यों के अलावा प्रशासनिक कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाती है, तो न्यायिक आ जाती है। तो बताओ न्यायिक के अलावा और सभी जो है किसके? संघीय नियंत्रण में आ जाती है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो 20 जून 1951 में लागू हुआ था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कहाँ? पेप्सू, पंजाब में लागू हुआ था। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि का राष्ट्रपति शासन रहा? तो बताओ कि जम्मू कश्मीर सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन रहा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश का वित्तीय आपात घोषणा करता है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है। कौन सा आपात अभी तक लागू नहीं? तो वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है। भारत में वित्तीय आपात के घोषणा जो है कभी नहीं लागू हुआ, याद करना। जम्मू कश्मीर के विशेष प्रावधान के बारे में देखिए, अब तो जम्मू कश्मीर के सभी विशेष प्रावधान हटा दिए गए, लेकिन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, भारतीय संविधान अनुच्छेद 370 का संबंध किससे? तो बताओ कि जम्मू कश्मीर से है। कौन सा संविधान के कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेषता देता था? तो 356 के तहत। इसको आप देखना चाहें देख लें, लेकिन विशेष अब जरूरत नहीं है, तो हट चुका है, देखिए बताया भी गया है। अब बात करते राजनीतिक दल के बारे में बात करते हैं। भारतीय दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो बताओ कि बहुदलीय है भारत में। लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में संभव है? तो राजनीतिक दल के अभाव में जो है संभव नहीं, असंभव है। किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल की मान्यता कौन देता है? तो बताओ निर्वाचन आयोग इनको मान्यता देता है। किसी राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब वह उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। 4 से अधिक राज्यों में, 4 या 4 से अधिक राज्यों में उससे राजकीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, राजनीतिक दल का मान्यता प्राप्त हो, तभी वो राष्ट्रीय दल बन सकता है। भारत में कोई भी राजकीय दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है 4 राज्यों में उसके क्या हो? राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त हो, और 4 से कम होगा तो उससे जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, तो इसमें कोर्ट के माध्यम से बताना है कौन सा सही है। अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? दोनों करेक्ट हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता, बी करेक्ट हो जाएगा। अपने आप में देखिए स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है।
कोई भी देखिए, अब अगले साल कोई नया दल एंट्री मार लेता है, ये नहीं कि बीजेपी रहेगी और कांग्रेस रहेगा, कोई भी एंट्री कर सकता है। लेकिन अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं, इसका ये स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका उत्तर क्या बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। राजनीतिक दल तो संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली थी तो 1995 में पहली बार जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त मिली थी राजनीतिक दलों को। नेक्स्ट है, किसी भी राजनीतिक दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त होती है जब वो आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कितना प्रतिशत मत प्राप्त हो, तो 4% मत प्राप्त हो कम से कम। भारत के एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल की कम से कम कितना मत प्राप्त होना, तो 4% वैध मत अथवा 4 से अधिक राज्यों में उनको राजनीतिक दर्जा प्राप्त हो, ये आपको याद रखना है। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आप बताएंगे पंजा होता है। भारतीय जनता पार्टी कमल है। तनुष तीर किसका, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। सीपीआई अस्तित्व में कब आया, 1921 में आया। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का चुनाव में कोई विवाद होता है तो अपील कहाँ बताओगे, सर्वोच्च न्यायालय में किया जा सकता है। आवंटन के निर्णय के विरुद्ध जो है सर्वोच्च न्यायालय करेगा, यानी उच्चतम न्यायालय कह सकते हो या सुप्रीम कोर्ट। किसी राजनीतिक दल के चुनाव 1952 में आम चुनाव अपरिवर्तित रहा तो सीपीआई जो है पूरी तरह से अपरिवर्तित रहा। चलते हैं। पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रखने के कारण निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किसी दल में सर्वप्रथम, देखिए पशु पक्षी चुनाव चिन्ह रखने के कारण किस दल को जो है राजनीतिक दल के सर्वप्रथम अपना 1994 में अपना चुनाव चिन्ह बदला था, तो बताओ फॉरवर्ड ब्लॉक ने बदला था। जिस फॉरवर्ड ब्लॉक कौन, सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी स्थापना। टीडीपी क्या है बताओ, साइकिल है। दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में कौन है, तो आप बताओगे जयप्रकाश नारायण दल विहीन लोकतंत्र के पक्ष में थे। राजनीतिक दल किसके लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है। भारत में राजनीतिक दल कौन सा है जिसकी स्थापना ताशकंद में हुई थी, तो बताओ कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद यानी कि कहाँ पर है, तो कजाकिस्तान में है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता के पूर्व हुई, तो भारतीय साम्यवादी दल की हुई थी। किस दल की स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा हुई, तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना हुई थी। चलते हैं, नेक्स्ट है। भारतीय संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया था, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग संशोधित किया जाता है तो अकेले संसद के द्वारा जो है संशोधित किया जा सकता है। क्या राज्य विधानमंडल के संविधान की संशोधन प्रक्रिया प्रारंभ कर सकता है, तो राज्य विधानमंडल जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन नहीं किया जा सकते, जनमत संग्रह के द्वारा संविधान संशोधन नहीं होता है। भारतीय संविधान प्रथम संशोधन कब, 1951 में किया गया था। कहा जब प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ, तब भी आप बताओगे 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। किस संशोधन द्वारा नागालैंड में राज्य का दर्जा प्राप्त किया, तो 13वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है। चलते हैं, नेक्स्ट है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई, तो 18वां संविधान संशोधन के द्वारा। 8वीं अनुसूची के सिंधी भाषा को संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया, तो 21वें के द्वारा जो है सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषाएं हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मेघालय राज्य की स्थापना हुई, तो 22वां के द्वारा हुई थी। चलते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा के सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई, तो 31वां संविधान संशोधन द्वारा जो है। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया, मतलब कि संघ शासित, तो 35वें में 36 के द्वारा जो है इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दोनों 35-36 आपको याद रखना है। किस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सदस्यों की सेवानिवृत्ति का 60 से 62 कर दिया गया, तो 41वां संविधान संशोधन के द्वारा जो किया गया था। संवैधानिक संशोधन अधिनियम लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वां संविधान को लघु संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान, तो 42वें संविधान संशोधन, इसे छोटा संविधान या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति
निदेशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व दिया गया, तो 42वें संविधान संशोधन में चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 51 के ए अनुच्छेद में जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, बने रहें, बहुत ज़्यादा समय अब नहीं है, वीडियो बहुत बनेगी तो 40 मिनट की पूरी होगी। किस संविधान ने समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द जोड़े गए। कौन सा? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। धन विधेयक किस निम्न विधेयक में से एक विधेयक को भारतीय संसद दोनों सदनों को द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो किस विधेयक को? तो आप क्या बताएं सर? संविधान संशोधन विधेयक को जो है दोनों सदनों को अलग अलग पास होना आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किसी दल में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल किससे प्रतिबंध लगाया, तो 42वें संविधान संशोधन कानून द्वारा जो है दल बदल को प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट है संविधान संशोधन में किस भाग के द्वारा पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान का उल्लेख किया गया, तो 92वें संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी प्रावधान का उल्लेख किया गया। अब बात होती है वन लाइनर की। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? 44वें। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। देखिए संपत्ति के अधिकार को किसके, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल को कानून लाया गया था, इसमें रोका गया। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा इसमें राजनीतिक दल बदल प्रतिबंधित करता, तो वही बात हो 1985 में 52वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति कोई भी मामला मंत्रिपरिषद के पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। बस प्यारे साथियों लास्ट पेज बचा हुआ है, आप इसको देख लेते हैं तो पूरा संविधान आपको समझ लो रिटेन हो जाएगा, लेकिन 2 से 3 बार याद देखते हैं तो और ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको। चलते हैं। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष किया गया, संवैधानिक संशोधन द्वारा जो किया गया था। चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 21 से घटाकर 18, तो 61वें संविधान संशोधन, देखिए पिछले सेशन में भी मिला था। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आकार को सीमित किया गया, तो 15% केवल ही पूरे उसका होगा, तो 91वें संविधान संशोधन द्वारा कहा था प्रधानमंत्री सहित मंत्री केवल जो है पूरे सदस्य संख्या का केवल 15% हो सकते। देखिए इसकी बात करी गई, 15% निर्धारित किया गया था। 42 संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, कौन से संवैधानिक संशोधन कौन सा राज्यों के निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या की वृद्धि करने से संबंधित 7वें में वृद्धि किया गया था, 31वें में वृद्धि किया गया था। संविधान के 93वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन किससे है, तो नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन 1993 में निर्देश किया था, देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज व्यवस्था की बात की है 73वें में, और 74वें में जो है नगर की बात की गई है। ग्राम पंचायत के बाद यहाँ नगर पंचायत की बात की गई है। नेक्स्ट है भारत में विधानसभा मौलिक कर्तव्यों के संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य क्या है कि यहाँ नागरिकों का भी कोई मौलिक कर्तव्य होता है, उसके बारे में बात किया गया है। 14 अगस्त 2007 में संसद द्वारा भारतीय संविधान के संशोधन के उपरांत अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी हो गई, 1206 हो गई थी। 2007 के बाद 1206 अनुसूचित जातियों की संख्या हो गई थी। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था। संविधान संशोधनों में कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या जो है लोकसभा में 15% से अधिक नहीं हो सकता प्रधानमंत्री से, तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है संविधान संशोधन अधिनियम में किससे एक अंतर्गत भारत के संविधान 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, तो संविधान के 92वें संविधान संशोधन में BDMS जोड़ी गई थी, बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। चलते हैं 15% कब निर्धारित किया गया, देखिए 91वें संविधान संशोधन की बात कई बार। 104वां संविधान संशोधन किससे है, तो निजी संस्थान में सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ा योग कोटा प्रदान किया गया था। EWS आपने सुना होगा,
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बनाया गया, यानी कि जो सामान्य वर्ग के हैं, EWS वाले हैं, उनमें जो सामाजिक रूप आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्य में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की भी संख्या बढ़ाने से संबंधित 7वां और 21वां संबंधित है? किस संविधान विधेयक के द्वारा जो है नागरिकों को मूल कर्तव्य तो बताओ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट, पंचायती राज जो है हमारा लास्ट है, इसके बाद वीडियो वाइंड अप हो जाएगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख है तो बताओ कि भाग 9 में। देखिए गांव के लोगों को नौमी लाल नाम ज़्यादा होता तो भाग 9 आपको याद कर लेना है। संविधान किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है तो 9 के का में नगर पालिका की बात की है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत का उल्लेख है तो भाग 4 में जो है। लेकिन किस अनुच्छेद में नगर पंचायत की बात ग्राम पंचायत की बात की तो अनुच्छेद 40 में बात की गई है। 11वें अनुसूची में ग्राम पंचायत के कार्यक्रम के बारे में उल्लेख है और 12वें में जो है नगर पंचायत के कार्यक्रम के बारे में। पंचायती राज प्रणाली किस पर है तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। चलते हैं, पंचायती राज प्रधान क्या करता है, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, जनता के विकास मूलक प्रशासन को भागीदारी योग्य बनाना है। 73वें संविधान संशोधन का संबंध कहते हैं पंचायती राज अधिनियम से है। 73वें संविधान संशोधन संबंधी वही बात है, पंचायती राज प्रणाली से थोड़ा सा बस पूछने तरीका अलग हो गया है। नेक्स्ट है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, रीजनरेशन सिद्धांत के अंतर्गत। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा तो 73वें के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अध्यक्ष कम से कम कितने महिलाएं तो 1/3 महिलाएं 33% महिलाओं का आरक्षण है। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, पंचायती राज विषय किसका है तो पंचायती राज किसका राज्य सूची का विषय है। चलते हैं, भारत में त्रिस्तरीय किसके देन है, त्रिस्तरीय आप जानते हैं बलवंत राय मेहता, जबकि 2 स्तरीय किस पंचायती राज की व्यवस्था लाया था तो अशोक मेहता जी लाए थे। अनुशंसा पर तो पंचायती राज लागू हुआ तो पंचायती राज बलवंत राय मेहता की अनुशंसा पर लागू हुआ था। पंचायती राज सर्वप्रथम आरंभ हुआ तो किस जिले में हुआ था, अब कहाँ पर हुआ था तो बताओ राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुआ था। प्रथम पंचायती राज का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1957 में कहाँ पर किया था तो नागौर राजस्थान में किया था। चलते हैं, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज की किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण करने की एक कदम था, महिला वर्ग को, क्योंकि 33% आरक्षण पहली बार कहीं मिला था। पंचायत में चुनाव कराने हेतु राज्य सरकार जिम्मेदार है। पंचायती राज का प्रथम प्रमाणित कहाँ पर तो राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था पंचायती राज व्यवस्था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैसा थे। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना 1959 में हुई थी। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ, पहले राजस्थान में फिर आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, वह राज्य जिसमें सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था हुई तो राजस्थान में। सेकंड नंबर क्या बताओगे, आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी तो बताओगे बलवंत राय मेहता, रिपोर्ट 1951 में की थी। चलते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तो बताओगे बलवंत राय, 2 स्तरीय कहेगा तो अशोक मेहता हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक स्तर प्राप्त करता है कौन सा तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। जब पंचायत भंग होती है तो उस अवधि के अंदर चुनाव होता है तो 6 महीने के अंदर जो है चुनाव होना अनिवार्य है। चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों को पंचायतों को बनाने की परिकल्पना की गई थी तो भाग 11 में जो है किया गया था। पंचायत ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होती तो बताओगे ऑप्शन प्रशासनिक प्राधिकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ, नागौर जिले से किया था। चलते हैं, 57 था लेकिन 59 करेक्ट हो जाए, वहाँ पीछे से 57 लिखा था, वो आपको ध्यान नहीं देना। समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था विकास में जनता को भागीदारी को सुनिश्चित करना था। समुदाय विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1953 को शुरू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था तो अशिक्षा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैली थी, इसी कारण से असफल रहा। पंचायती राज की दृष्टि से प्रतिवेदन बलवंत राय मेहता ने की थी पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को। विकेंद्रीकरण का सुझाव सर्वप्रथम किसी ने, बलवंत राय मेहता ने दिया था।
तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना प्रस्तुत किया सादिक अली समिति ने किया था। पंचायती राज अनुशंसा बलवंत राय मेहता 1957 पर आधारित है, 51 नहीं 57 पर आधारित, तो वहाँ कहीं 51 लिखा था। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना बलवंत राय मेहता की समिति के आधार पर। ये कितना बेहतरीन रिवीजन आप सबका हो रहा है प्यारे साथियों। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सिफारिश, तो देखिए फिर वही आ गया। तो बताओ बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता किससे? पंचायती राज के 2 स्तरीय समिति से संबंधित हैं। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था का समीक्षा करने के लिए कौन सी समिति? अशोक मेहता समिति गठित की गई थी। पंचायती राज संस्थाओं का निम्न स्तर कौन सा? ग्राम पंचायत, व ग्राम सभा व ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना राज्य सरकार का कार्य है। खंड स्तर पर पंचायत समिति का प्रशासनिक प्राधिकरण कहलाती है। पंचायती राज विषय किसका? तो बताओ राज्य सूची का। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो स्थानीय मेला का कर जो है पंचायतों द्वारा वसूला जा सकता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? तो पता है पंचायत सेवक होता है। पंचायती राज की इसके स्वशासन के लिए एक है तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पहले आता था, अनुच्छेद 40 में रखा गया था। उम्मीदवार प्रधान बनने की आयु कितनी? तो 21 वर्ष होती है। पंचायती राज में कार्य क्षेत्र में नहीं आता, तो माध्यमिक शिक्षा जो कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय स्रोत कितना? तो सरकारी अनुदान जो है अधिकतम इनका आय स्रोत यही है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि पर निर्भर करती है, सरकारी अनुदान पर निर्भर। पंचायत आय का स्रोत क्या है? मेले और बाजार हैं। विकास खंड और पंचायत समिति के एक प्रशासनिक अधिकरण है। चलते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होते हैं? 6 माह के अंतर्गत। पहला नगर निगम कहाँ पर? तो बताओ चेन्नई में स्थापित हुआ था। इस समय कुल कितने नगर निगम है? बताओ 17 नगर निगम है। 17वां कौन सा? तो शाहजहांपुर है। चलते हैं। पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में हुआ था। 1957 में त्रिस्तरीय जो समिति हुई थी बलवंत राय मेहता समिति ने जो है इसको प्रतिवेदन किया था। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज प्रणाली कहाँ पर नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पंचायती राज प्रणाली का ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। पंचायती राज संस्थाओं का उच्चतम स्तर कौन? तो बताओ जिला परिषद होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। ये सेशन ही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद जय भारत।